आज का हमारा टॉपिक है पूना समझौता। पूना समझौता महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो आज हम जानेंगे कि पूना समझौता क्यों हुआ था, क्या कारण था पूना समझौते का, और पूना समझौता कब हुआ था, और पूना समझौते का दलित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको जानने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग को पता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 1930 में आई थी। मैंने आप लोग को साइमन कमीशन के बारे में बताया है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई थी। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में ही हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये सम्मेलन जो है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहा। कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होने वाला था उसमें कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या बोलते हैं, गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं। जिसे गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और फिर इसके बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है जो 1931 में ही होता है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता का मुद्दा बढ़ गया इसमें। और ध्यान रहे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति अर्थात दलित वर्ग को आरक्षित सीटें किस प्रकार से मिले, ये मुद्दा काफ़ी छाया रहा सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। इस मुद्दे में काफ़ी नोक-झोंक हुई महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। गांधी जी लंदन से वापस चले आते हैं और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में जब गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो इसी क्रम में उनको 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। और भीमराव अंबेडकर कहीं न कहीं दलित वर्ग के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए अपनी बात रखने में सफल हो जाते हैं। इसी समय अंग्रेज भी चाहते थे कि किस तरह से भारतीयों में और फूट डाली जाए। इसी क्रम में एक और घोषणा होती है जिसे हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, और मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो जो घोषणा होती है उसे सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं या सांप्रदायिक घोषणा बोलते हैं। सांप्रदायिक पंचाट, इसी को मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। इस सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा पहली बार ये घोषणा की गई कि जिसका आधिकारिक नाम अनुसूचित जाति है, यानी दलित वर्ग के लिए जिसका आधिकारिक नाम अनुसूचित जाति है, उसको भी ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी प्रांतों को मिला करके 71 सीट, कितनी सीट? 71, यानी 71 सीट देने की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। और जो ये 71 सीटें हैं, ये जो 71 सीटें अनुसूचित जाति को देने की बात हुई, वो 71 सीटें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत देने की घोषणा हुई। किस निर्वाचन प्रणाली के तहत? सांप्रदायिक
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत देने की घोषणा हुई कि अनुसूचित जनजाति को 71 सीटें दी जाएंगी। ये जो सांप्रदायिक अवार्ड घोषणा हुई, सांप्रदायिक अवार्ड घोषणा 16 अगस्त, कब? 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक अवार्ड घोषणा 16 अगस्त 1932 में हुई। और किसने यह घोषणा की? ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड। नाम याद रखिएगा आप लोग कि किसने ये घोषणा की? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा की 16 अगस्त 1932 को, सांप्रदायिक घोषणा। इसमें पहली बार यह कहा गया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो अभी तक नहीं आया था, वो था कि दलित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति, जिसका आधिकारिक नाम अनुसूचित जाति है, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। यहाँ पे दलित वर्ग को यानी अनुसूचित जाति को भी अल्पसंख्यक समुदाय कहा गया इस अवार्ड में। और उसको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत भारत के सभी प्रांतों में मिलाकर 71 यानी कि 71 सीटें उनको आरक्षित की जाती हैं। ये बहुत बड़ी घोषणा थी। कहीं न कहीं दलित वर्ग इससे बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि उनको पहली बार उनको हक मिलने जा रहा है। लेकिन जैसे ही यह सांप्रदायिक अवार्ड घोषणा होता है, उसके तुरंत बाद 18 अगस्त, कब? 18 अगस्त 1932। कब? 18 अगस्त 1932 में गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। और उसमें वो लिखते हैं कि जो सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से घोषणा की गई है, उस लेटर में उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी ने, कि सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से जो घोषणा की गई है उसकी पुनर्समीक्षा की जाए। और यदि उसकी समीक्षा करके इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर दलित वर्ग को यानी अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया गया है उसका संशोधन नहीं किया गया, तो वे जस्ट 1 महीने बाद, कितने महीने बाद? 1 महीने बाद आमरण अनशन शुरू कर देंगे। आमरण अनशन शुरू कर देंगे। गांधी जी ने ये लेटर लिखा ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उसमें कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड को उन्होंने ये लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने ये कहा। ध्यान रखिए कि ब्रिटिश सरकार जो थी, वो ब्रिटिश सरकार उसमें गांधी जी के सविनय अवज्ञा से उत्पन्न राष्ट्रवाद को, किसको? राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहती थी। और साथ ही साथ भारत की जो सामाजिक एकता थी उसको भी तोड़ना चाहती थी। तो कहीं न कहीं ब्रिटिश इसमें सफल भी हो चुके थे। जैसे कि मुस्लिम को हिंदू से अलग करने के प्रयास करने में वो सफल रहे, सिखों, ईसाइयों, इंग्लो इंडियन को भी अलग करने में सफल रहे। अब वे हिंदू को हिंदू से तोड़ना चाहते थे। हाँ, ये बात सत्य है कि हिंदू का शोषण हिंदू ने ही किया था और हक की बात थी कि उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण दिया गया था वो कहीं न कहीं फूट डालो राज करो का हिस्सा था। जब गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा, तो उनके पत्र पर, गांधी जी ने जो पत्र लिखा था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932, कब? 20 सितंबर 1932
20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कहाँ से शुरू कर किया, पूना के यरवदा जेल में ही गांधी जी ने आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को ही प्रारंभ कर दिया। और एक बहुत बड़ा वर्ग अंबेडकर जी को गांधी जी का विरोधी मानने लगा था, और दूसरी तरफ अंबेडकर जी अपनी जगह पर अड़े हुए थे। उनका भी कहना अपनी जगह सही था। उनका कहना था कि हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से भारत में अगर हकीकत में किसी वर्ग का शोषण हुआ है तो वह वर्ग दलित वर्ग यानी अनुसूचित वर्ग है। इसलिए दलित वर्ग को, अनुसूचित जाति को उसके हक के लिए राजनीतिक सीटें मिलनी चाहिए। और आज जब उनको राजनीतिक सीटें मिलने जा रही हैं तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ये बात किसने कही थी, ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने कही। और गांधी जब अंबेडकर जी अपनी बात पे अड़े रहे तो बॉम्बे में अंबेडकर के नाम के नारे लगने लगे, भीमराव हाय हाय। जो गांधी जी के समर्थक थे वे अंबेडकर के खिलाफ नारे लगाने लगे। और दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग जो था वो गांधी जी का भी विरोधी था कि आज हमें मेरा हक मिलने जा रहा है, हमारा हक मिल रहा है तो गांधी जी अनशन कर रहे हैं। इस प्रकार ऐसा क्लेश पैदा हो गया इंडिया में, और ऐसा लगने लगा कि भारत में हिंदू संप्रदाय के मध्य आपस में दंगे हो सकते हैं। इस समय जब ये ऐसा क्लेश हुआ भारत में तो उस समय भारत में जो उस समय बड़े बड़े नेता थे उनका किसी पार्टी विशेष से जिनका लेना देना नहीं था, वो एक सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाहते थे भारत में। इस क्रम में जो सबसे पहली पहल किए हुए थे मदन मोहन मालवीय। क्या नाम था, मदन मोहन मालवीय साहब। मदन मोहन मालवीय साहब ने इस समय, जिस समय ये दंगे हो रहे थे और इसमें ये सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाहते थे, तो इस क्रम में सबसे पहली पहल जो प्रारंभ किए हुए थे मदन मोहन मालवीय जी ने की। और मदन मोहन मालवीय जी भीमराव अंबेडकर से कई बार मिले और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को वापस ले लीजिए, क्योंकि आपके कहने पर ही अंग्रेजों ने ऐसा किया है। लेकिन अंबेडकर जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद तेज बहादुर सप्रू, क्या नाम है, तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय। सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय ने सम्मिलित रूप से अंबेडकर को समझाया कि आपको जो डिसीजन लेना है ले लीजिए, लेकिन एक बार गांधी जी से जरूर मिलिए आप। इन लोगों के प्रयासों ने अंबेडकर जी को बॉम्बे से मतलब पूना ले आया गया। मतलब इन लोगों का प्रयास था कि अंबेडकर जी जो थे वो गांधी से पूना आए, और वहाँ पर पूना में 24 सितंबर 1932, कब, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी में और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ। इसे ही इतिहास में हम किस नाम से जानते हैं, पूना समझौता यानी पूना पैक्ट। इसे ही हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिए आप लोग कि जब गांधी जी से मिले अंबेडकर जी पूना के यरवदा जेल में, तो गांधी जी ने समझौते से पहले, जब अंबेडकर जी गांधी जी से यरवदा जेल में मिले तो समझौते से पहले इन दोनों लोग के बीच में एक तीखी नोकझोंक हुई। और ये नोकझोंक क्या थी कि जब गांधी जी ने ये कहा भीमराव अंबेडकर जी से कि आप अपने निर्णय की समीक्षा कीजिए, मैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को उचित नहीं मानता हूँ,
तो अंबेडकर जी ने गांधी जी से कहा कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आप दलित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति के बारे में सोचिए कि जिस अनुसूचित वर्ग का सैकड़ों वर्षों से शोषण होता आया है और जिसमें जिसमें वास्तविकता भी है कि उच्च वर्ग ने दलितों का व्यापक शोषण किया है और मुसलमानों का शोषण नहीं हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज को 1909 अधिनियम के अंदर ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण मिल गया। आपने इतना विरोध नहीं किया। 1919 के अधिनियम के द्वारा जब सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन को मिला, मतलब आरक्षण मिला, तब आपने इतना विरोध नहीं किया। और जब सैकड़ों वर्षों के बाद ब्रिटिश ने हमें अपना राजनीतिक अधिकार दिया है, तब आपने अनशन शुरू कर दिया। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। ये किसने कहा? ये भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी से कहा। फिर गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर साहब, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक मानकर जो आरक्षण दिया गया है, मैं उसका विरोधी हूँ। अर्थात अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, दलित वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत नहीं, बल्कि सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत मिलना चाहिए। ये किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा। और जितनी सीटें आपको दी गई हैं, इन सीटों को दुगना किया जाना चाहिए। कितनी सीटें दी गई थी? 71 सीटें। कितनी सीटें दी गई थी? 71 सीटों की घोषणा हुई थी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि जितनी सीटें आपको मिली है उससे आपको दुगना सीटों की मांग करनी चाहिए, दुगना सीट मिलनी। और साथ ही साथ सेंट्रल असेंबली यानी केंद्रीय सभा, किसमें? केंद्रीय सभा, केंद्रीय सभा यानी कि सेंट्रल असेंबली में भी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट यानी दलित वर्ग को भी सीट मिलना चाहिए। और आज आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत कम्युनल अवार्ड में जो घोषणा की गई है, यानी कि सांप्रदायिक घोषणा जो की गई है, उसे आपने स्वीकार कर लिया और आने वाले अधिनियम में इसे एक कानूनी रूप दे दिया गया। तो दलित यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट हमेशा के लिए दलित बनकर ही रह जाएगा। इससे अस्पृश्यता हमारे समाज में स्थापित हो जाएगी हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। इसलिए दलितों को आरक्षण सामान्य निर्वाचन प्रणाली के तहत मिलना चाहिए। अर्थात जहाँ शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की सीटें रिजर्व हो, वहाँ खड़ा केवल अनुसूचित जाति के लोग हों, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत ये था कि जिस वर्ग जिस जाति के लिए सीट आरक्षित होगी, उसी जाति और उसी वर्ग के लोग खड़े होंगे और उसी जाति और उसी वर्ग उसी धर्म के लोग ही उन्हें वोट दे सकते हैं, और किसी भी जाति धर्म के लोग वोट नहीं दे सकते हैं। और सामान्य आरक्षण प्रणाली का तात्पर्य ये होता है कि अगर सीट रिजर्व हो किसी एक जाति धर्म के लिए और उस पर खड़ा भी हो कोई एक जाति धर्म का ही लोग जिसके लिए वो सीट रिजर्व हुई है, लेकिन वोट देने का अधिकार हर जाति हर कास्ट के लोग हर धर्म के लोग उस वर्ग को वोट दें। गांधी जी का ये मानना था। और ध्यान रखिए कि गांधी जी ने जो बात अंबेडकर जी को समझाई वो वाकई काबिले तारीफ था। क्योंकि अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत अगर अंग्रेज दलित वर्ग को यानी अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक मानकर उनको आरक्षण दे देते, तो भारत में फिर फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदू से अलग हो जाता।
लेकिन यहाँ पर दोनों लोगों ने, गांधी जी ने और भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत समझदारी दिखाई और अंबेडकर जी ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटों की मांग की। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को छोड़ करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटों की मांग की। इसे ही पूना पैक्ट कहते हैं। जो गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो गांधी जी ने उनको बात समझाई, दोनों लोग के बीच में जो बातें हुई, इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए या फिर आए एग्जाम में कि पूना पैक्ट से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 24 सितंबर 1932। कब? 1932। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य पूना के यरवदा जेल के अंदर जो समझौता हुआ, उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। यह पैक्ट बेसिकली सांप्रदायिक अवार्ड के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसको देखते हुए ये पैक्ट हुआ था। और इस पैक्ट के तहत 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्वीकार की गई। कौन कौन सी वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्वीकार की, उसको जान लीजिए आप। कि जो 71 सीटें घोषित की गई थी, 71 सीटों की घोषणा की गई थी कि अनुसूचित जाति को 71 सीटें दी जाएंगी, उसको 148 सीट किया गया। 148 सीट की मांग की गई और 148 सीट मिली भी। और केंद्रीय सभा के अंदर, यानी कि सेंट्रल असेंबली के अंदर भी 18% सीटों की मांग की गई। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि अभी तक यह था कि जहाँ पर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति बहुसंख्यक होगा, वहीं पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन यहाँ पर ये मांग की गई कि दलित वर्ग के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी, वो सामान्य निर्वाचन प्रणाली के तहत होंगी और वह कहीं भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति बहुसंख्यक ही हो, कहीं भी हो सकती हैं। ये चीज़ें इस पैक्ट के माध्यम से स्वीकार की गई। ये इस पैक्ट का, इस समझौते का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे 148 सीटों की मांग की गई थी, 148 सीटें मिली भी। 148 सीटों की जो मांग की गई, तो ये कहा गया था कि घोषणा की गई थी कि जहाँ पे बहुसंख्यक होंगे वहीं पे सीटें दी जाएंगी। लेकिन मांग ये की गई कि नहीं, कहीं पर भी दे, हर जगह मांग की गई कि जरूरी नहीं कि वहाँ बहुसंख्यक हों तभी आपको सीट मिलेंगी, कहीं पर भी ये हो सकता है। तो जैसे 148 सीट में असम में 7 सीट मिली, मध्य प्रांत में 20 सीट मिली, मध्य प्रांत जिसे वर्तमान में हम मध्य प्रदेश बोलते हैं। मद्रास में 30 सीट मिली, अनुसूचित को रिजर्व की गई। पंजाब में 8 सीट, बिहार और उड़ीसा में 18 सीट, और बंगाल में 30 सीट, और क्या बोलते हैं यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत जो अब का यूपी है, वहाँ पे 20 सीट रिजर्व की गई अनुसूचित जाति के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। इस प्रकार से ये टोटल सीटें 148 हुई। कितनी हुई? 148 हुई ऐसे। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछे कि पूना पैक्ट के तहत सबसे अधिक सीट शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को यानी शेड्यूल समुदाय को के लिए कहाँ पर की गई थी, सबसे अधिक सीट मतलब कहाँ पर रिजर्व की गई थी, तो वो मद्रास और बंगाल में 30 सीट और मद्रास में भी 30 सीट, यानी सबसे अधिक सीटें कहाँ पर रिजर्व की गई थी, मद्रास में और बंगाल में। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि गांधी जी ने जस्ट दुगनी सीटें मांगकर यह प्रमाणित कर दिया कि गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने शेड्यूल कास्ट को केवल 71 सीट
केवल 71 सीटें देने की बात की थी, लेकिन अंबेडकर जी के साथ मिलकर गांधी जी ने मांग की कि शेड्यूल कास्ट को इससे दोगुनी सीट मिलनी चाहिए, ये सीट अपर्याप्त है। तो विरोध किस बात का था? तो विरोध इस बात का था कि शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति कोई अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, ये हिंदू संप्रदाय का ही एक पार्ट है, इसलिए इनको सीटें सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत मिलनी चाहिए। इतिहास में इस समझौते को ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम जानते हैं कि पूना समझौते का क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव रहा है पूना पैक्ट का, इसको जानने का प्रयास करते हैं। यदि ये पैक्ट यानी कि पूना समझौता नहीं होता तो अंग्रेज हिंदू को हिंदू से अलग करने में सफल हो जाते एवं शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित वर्ग जो है, दलित वर्ग हमेशा के लिए दलित बनकर रह जाता और अस्पृश्यता भारतीय समुदाय में पूरी तरह से स्थापित हो जाती। परंतु गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया और यह कहा कि दलित समुदाय कोई अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, बल्कि हिंदू समुदाय का ही एक वर्ग है जिसका निश्चित रूप से शोषण हुआ है, परंतु उसको जो सीटें मिलनी चाहिए वो आपने जो घोषित की है उसका दोगुना होना चाहिए। साथ ही साथ संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें मिलनी चाहिए, अन्यथा हमारे देश में दलित दलित बनकर रह जाएगा। ये किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। तो पूना पैक्ट का बहुत बड़ा प्रभाव है। ध्यान रखिए, जब ये पैक्ट हुआ मतलब नहीं हुआ था, उससे पहले गांधी और अंबेडकर जी, कौन? गांधी और अंबेडकर जी, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में एक प्रकार का क्या था? असंतोष था, मतभेद था और मनभेद भी था। लेकिन यहाँ पर उनका मतभेद भी दूर हुआ और मनभेद भी दूर हुआ। अभी तक शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति दलितों के जो सबसे बड़े लीडर थे, सबसे बड़े कौन थे? जो लीडर थे वे अंबेडकर जी थे। लेकिन 1932 के बाद जब ये समझौता हुआ, 1932 के बाद इस पैक्ट के बाद गांधी जी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी मूवमेंट शुरू करते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, क्या नाम था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना करते हैं 1932 में। किसने स्थापना किया? महात्मा गांधी ने। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना करते हैं, यानी कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। हरिजन नामक समाचार पत्र को चलाते हैं। कौन सा समाचार पत्र चलाते हैं? हरिजन। कौन सा? हरिजन समाचार पत्र चलाते हैं। और भारत में दलित वर्ग के सुधार के लिए अनेक कार्यक्रमों की और संगठनों के माध्यम से वो इस समाज में सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, पूना समझौता। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।